साइकिल चलाते चलाते रघु ने एक बार आसमान की ओर देखा। उसने देखा कि राख के रंग का आसमान बादलों से घिर रहा है। चारों ओर की हवा जैसे थम गई हो। उसे समझ में आ गया कि तूफान आने वाला है, लेकिन कुसुमपुर पहुंचना अभी भी बहुत दूर था। रघु ने पैडल पर जोर से दबाव डाला, लेकिन वो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाया। अचानक जोर का तूफान आ गया, साथ ही लगातार तेज बिजली कड़कने लगी और थोड़ी ही देर में मूसलधार बारिश शुरू हो गई। सामने का रास्ता बारिश की परत में छिप गया। रघु ने कोई और उपाय ना देखकर एक घने पेड़ के नीचे शरण ली, लेकिन फिर भी वह बारिश की मार से बच नहीं सका। हे भगवान, इस तूफान को रोको, मेरी रक्षा करो। शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। थोड़ी ही देर में तूफान और बारिश थम गई, लेकिन सड़क की जो हालत थी उसमें अब साइकिल चलाकर आगे बढ़ना संभव नहीं था। मजबूरी में रघु साइकिल को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसे समझ में आया कि वह रास्ता भटक गया है। यह रास्ता कुसुमपुर का नहीं है। वह सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। तभी उसके कानों में आवाज आई, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? रघु चौंक कर देखने लगा। उसने देखा कि धुंधले अंधेरे में एक छाया मूर्ति खड़ी है। कौन हो तुम? मैं रतन हूँ बाबू। लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। मेरा मतलब है मुझे कुसुमपुर जाना है, लेकिन नहीं जा पाएंगे। कुसुमपुर जाने वाला रास्ता बंद है। रास्ते में पेड़ गिर गया है। रघु मुसीबत में पड़ गया। वह पागलों की तरह सामने अंधेरे में डूबी सड़क की ओर देखने लगा। यहीं पास में मेरी चाय की दुकान है। चलिए, फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। रघु ने आसमान की ओर देखा, फिर हल्के से सिर हिलाकर हामी भर दी। आइए, मेरे साथ आइए। रघु ने अपने दुविधा भरे मन के साथ उसका पीछा किया, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे कुछ महसूस होने लगा। जिस वक्त से वह आदमी उसके पास आया है, तभी से रघु को भीगी हवा में किसी जले हुए चीज की गंध आ रही थी। क्या हुआ? जल्दी कीजिए। हाँ, आता हूँ। साइकिल लेकर वह तेजी से आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाते ही उसने एक गांव का पेड़ देखा। पास ही एक झोपड़ी नुमा घर था। वहां किसी हैरिकेन जैसी चीज की लौ जल रही थी। रतन ने फिर से आवाज दी, आइए बाबू, यही मेरी चाय की दुकान है। रघु ने साइकिल को गांव के पेड़ से टिका दिया और झोपड़ी के चौखट पर आकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि एक तरफ एक चूल्हा है और उसके चारों ओर चाय बनाने का सामान रखा है। रघु हैरान हो गया यह सोचकर कि इतनी सुनसान जगह पर इस चाय की दुकान में आखिर चाय पीने कौन आता होगा। रतन एक मोड़ा ले आया। बैठिए बाबूजी, मैं चाय लाता हूँ। रघु अपनी गोद में रखे थैले को कसकर पकड़कर बैठ गया। बाहर फिर से तूफान शुरू हो रहा था। बिजली चमक रही थी और गड़गड़ाहट के साथ कड़क रही थी। ये लीजिए चाय। आप बहुत भीग गए हैं, ये पीजिए, अच्छा लगेगा। इतनी जल्दी चाय बनाकर ले भी आया। हैरानी की बात थी, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। रघु चाय की चुस्की लेते लेते पूछ ही बैठा, यहाँ चाय पीने कौन आता है? मतलब इतनी सुनसान जगह में। पहले कुछ दूरी पर एक बस स्टैंड था, तब लोग आया करते थे। और अब
आप जैसे कोई कोई आता है। उस आदमी की बातों में क्या था कौन जाने, लेकिन रघु का सीना एकदम से सिहर उठा। उसने कुछ असहजता के साथ चाय की एक चुस्की ली। आप चाय पीजिए। आज रात आप नहीं जा पाएंगे बाबूजी। रात को यहीं रुकना पड़ेगा। रघु ने देखा कि बारिश की बूंदें अब और भी तेज हो गई हैं। तूफान की रफ्तार भी काफी बढ़ गई है। बिजली लगातार गिर रही है। लेकिन एक चीज देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। इतनी तेज आंधी के बावजूद हैरिकेन की लौ जरा भी नहीं हिल रही थी। न जाने क्यों रघु को लगने लगा कि उसके चारों ओर जो कुछ भी है वह सच नहीं है, जैसे कोई जाल है जो चुपचाप उसे अपने भीतर लपेट रहा हो। बैग में रखे हुए इतने सारे पैसे, उसका सीना एक बार फिर धक धक करने लगा। जब बारिश थमी तब तक रात काफी बीत चुकी थी। खाना पीना कुछ देर पहले ही निपट चुका था। रतन दहलीज पर रघु के लिए बिस्तर लगाते हुए बोला, कहाँ गई झूमर? बाबू को पान नहीं दिया? आइए बाबू, यहाँ लेट जाइए। डरने की कोई बात नहीं है, मैं और झूमर तो हैं ही। रघु ने हल्के से सिर तो हिलाया, लेकिन उसके सीने में एक बार फिर से टीस सी उठी, जैसे उसकी छाती के भीतर कोई धीरे धीरे उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही नूपुर की झंझनाहट कानों में पड़ी, वह हल्के से चौंक कर देखने लगा। झूमर धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखों में जैसे कोई खास इशारा था जो उसने रतन की ओर किया। रतन ने भी जरा सा गर्दन हिलाकर कुछ जताया। यह बात रघु की नजरों से छुपी नहीं रही। लीजिए बाबू, पान। पान? मेरा मतलब है खाइए खाइए। झूमर के हाथ के पान खा के आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। रघु कांपते हाथों से पान उठाने ही वाला था कि एक तीखी सड़ी सी गंध उसकी नाक में आ लगी। कुछ वैसी ही गंध जैसी कच्चे खून की होती है। अचानक आई एक तेज हवा के झोंके से झूमर के सिर की ओढ़नी सरक गई, और जो दृश्य रघु ने देखा उसे देखकर उसका खून जैसे जम ही गया। झूमर के गले पर खून की एक लकीर थी। वहां से एक पतली धार बह रही थी। झूमर ने तेजी से अपनी ओढ़नी ठीक की और पलक झपकते ही गायब हो गई। रघु ने जैसे मशीन की तरह पान को मुंह में डाल लिया। रतन हैरिकेन की लौ धीमी कर कमरे के अंदर चला गया। रघु एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी लेकर लेट गया। रात गहरी और शांत थी। केवल झिंगुरों की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। पास के किसी झाड़ी से एक भूखा सियार चीख उठा। फड़फड़ाते पंखों की आवाज के साथ एक काला उल्लू आकर गाब के पेड़ पर बैठा और अपनी डरावनी आवाज में बोल उठा। रघु का सीना बार बार कांप उठता रहा। भगवान देखना, ताकि रात ठीक से कटे। थकान की वजह से थोड़ी ही देर में रघु सो गया। अचानक एक डरावनी चीख चारों ओर गूंज उठी। रघु अचानक बिस्तर पर उछलकर बैठ गया। उसने पागलों की तरह इधर उधर देखा। तभी उसके कानों में एक कराहती चरमराती सी आवाज पड़ी। वह आवाज जहां से आ रही थी, रघु ने उधर नजर घुमाई और जैसे ही देखा उसका शरीर डर से सिहर उठा। सिर्फ एक हाथ की दूरी पर कोई एक व्यक्ति गले में रस्सी डाले झूल रहा था। क्या हुआ बाबूजी? कोई बुरा सपना देख लिया क्या?
रघु ने देखा कि झोपड़ी के सामने जो आंगन जैसी जगह है, वहां एक लगभग टूटे झुके बांस के मचान पर रतन बैठा है। उसने एक बार फिर धीरे से गर्दन घुमाकर उस ओर देखा, जहां कुछ देर पहले कोई गले में रस्सी डालकर झूल रहा था। लेकिन यह क्या, वहां अब कुछ भी नहीं था। क्या ढूंढ रहे हैं बाबूजी? कुछ नहीं है, वो सब बुरा सपना है। तुम इतनी रात को बाहर क्यों हो? बहुत गर्मी है, इसलिए बाहर की हवा लेने आया हूँ। आप भी आइए ना। रघु समझ गया कि उसका शरीर पसीने से तरबतर हो चुका है, इसलिए वह बिस्तर छोड़कर मचान की ओर बढ़ गया। भीतर दबा एक अजीब सा असहज भाव लिए वह रतन के पास जाकर बैठ गया। तभी कहीं पास से एक निशाचर पक्षी तीखी आवाज में चिल्ला उठा। उस एक चीख ने पल भर के लिए फैली खामोशी को चकनाचूर कर दिया। इतनी गर्मी है, अब नींद आएगी ही नहीं। ऊपर से सपने में आप क्या कुछ देख रहे हैं। इससे अच्छा मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 3 साल पहले की बात है। ऐसा ही एक चाय और नाश्ते का दुकान था उसका। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन इंसान अकेले कब तक रह सकता है। इसलिए उसने शादी कर ली किसी दूसरी गांव की एक लड़की से। उस लड़की को एक नजर देखते ही नजर ठहर जाती थी। बहुत लोग कानों कानों में फुसफुसाते रहे, ये तो जैसे गोबर में कमल का फूल होगा तो उसके चाहने वाले भी होंगे। खैर, दुकान में भीड़ बढ़ने लगी और उसकी बीवी ने भी हाथ बटाना शुरू कर दिया। उसकी चाय की दुकान में शंकर रोज चाय पीने आने लगा। 1 कप चाय पीता था, लेकिन 1.5-2 घंटे तक बैठा रहता। उसकी बीवी की तरफ उसका नजर है, ये समझ में आ रही थी उस आदमी को। लेकिन नई दुल्हन के बारे में ऐसा कुछ सोचने को उसका मन नहीं मान रहा था। इतनी सुंदर पत्नी के बारे में कोई आदमी कैसे सोच सकता है ये सब? वो आदमी भी नहीं सोच सका। ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक दिन दोपहर के बाद वो बाजार जाने के लिए निकला। मैं चलता हूँ, आखिरी बस में लौटूंगा। शाम को दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छे से जाना। बाजार में खरीदारी करते करते वो समझ गया कि तूफान आने वाली है, इसलिए जल्दी सामान लेकर वो पहली वाली बस पकड़ ली। जब बस ने उसे मोड़ पे उतारा, आसमान काला हो चुका था। एक बार आसमान की तरफ देखा और तेजी से घर की तरफ चल दिया। लगता है बारिश होने वाली है। बीवी अकेली है, अकेले डर जाएगी। लेकिन तब तक उसने सोचा भी नहीं था कि थोड़ी देर में क्या होने वाला है। आंगन में आते ही घर के अंदर से एक दबा दबा हंसी की आवाज आने लगी। एक पल के लिए वो ठिठक गया। दरवाजे की तरफ ना जाकर वो खिड़की की तरफ बढ़ा। खिड़की से अंदर झांका। घर की मध्यम रोशनी में जो उसने देखा, उससे उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। बिस्तर पर शंकर लेटा हुआ था और उसकी बीवी उसके सीने पर आधी लेटी हुई धीरे धीरे हंस रही है। हाथ से बैग गिर गया। बीवी के लिए लाया हुआ चूड़ियां भी जमीन पे गिर के टूट गई। कौन? शंकर दौड़ते हुए बाहर आ गया। उस आदमी को देखते ही वो हक्का बक्का रह गया। आप तो बोले थे आखिरी बस पे।
बात खत्म भी नहीं हुई थी, एक तेज धार वाली चीज से एक झटके में वो अपनी पत्नी की गर्दन पर वार कर दिया। फव्वारे की तरह खून निकल आया। पत्नी अपनी गर्दन पकड़ लिया और जमीन पर गिर पड़ी और उसका शरीर बार बार झटका खाकर स्थिर हो गया। शंकर अब तक पत्थर की तरह खड़ा था। अब वो भी हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोशिश करने लगा। वो आदमी धारदार चीज हाथ से फेंककर शंकर को बालों की मुट्ठी से पकड़ लिया और घसीटते हुए ले चला। शंकर पूरी ताकत से भागने की कोशिश करता रहा। गुस्से में शंकर को जमीन पर पटक दिया, फिर बांस की छत से लटक रही रस्सी को खींचकर शंकर की गर्दन में फांसी की तरह डाल दिया और दोनों हाथों से रस्सी के छोर को खींचने लगा। शंकर के मुंह से दम घुटने की आवाज निकलने लगी। उसकी आंखें बाहर की तरफ निकल पड़ी। तड़पते तड़पते उसका शरीर धीरे धीरे शांत हो गया। वो आदमी पागल की तरह अपनी पत्नी के खून से लथपथ शरीर को घूरता रहा, फिर गला फाड़कर चीख पड़ा। ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया? आदमी थोड़ी देर बाद उठा, घर के अंदर गया, जलती हुई लालटेन लाकर फेंक दिया बीवी के शरीर के ऊपर। उसने दांत भींच ली, आंखों से आंसू फूट पड़े। कड़कती आवाज के साथ बिजली गिरी। तेज आंधी ने आग को पूरे झोपड़े में फैला दिया। धधकती आग में वो आदमी भी जलने लगा, एक भयानक मृत्यु चीख के साथ। रघु जैसे किसी गहरे सम्मोहन में डूब गया था। जाइए बाबू, तैयार हो जाइए, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और हमें भी तो जाना होगा। रघु ने अब और बात नहीं बढ़ाई। रात जैसे तैसे कट ही गई थी। वह जल्दी जल्दी तैयार हो गया, फिर दरवाजे में हल्के से दस्तक दी। मैं चलता हूँ, सुन रहे हैं? तो फिर मैं चलता हूँ। नहीं, कोई उत्तर नहीं आया। एक पल के लिए रघु रुका और सोचा। फिर गाब के पेड़ से टिकाकर रखी हुई अपनी साइकिल उठाई और बाहर निकल गया। न जाने कहाँ गए, लौटते वक्त एक बार मिलकर जाऊंगा। लेकिन कुछ दूर जाते ही रघु को याद आया कि वह लापरवाही में पैसों का बैग वहीं भूल आया है। वह तुरंत साइकिल घुमाकर वापस उसी जगह लौट आया। लेकिन यह क्या हालत, वो झोपड़ी कहाँ गई? वहां तो अब सिर्फ एक अज्जली झोपड़ी का ढांचा पड़ा हुआ था। तो क्या रतन ने जो कहानी कल सुनाई थी वो? आप शायद ये ढूंढ रहे हैं। रघु तेजी से पलटा, देखा उसका पैसों वाला बैग। कौन हो तुम? मैं झूठ। तेज हवा के झोंके से ओढ़नी हट गई। वही सड़ी सी तीखी गंध फिर से उसकी नाक में आ लगी। रघु की आंखों के सामने प्रकट हुआ एक औरत का भयावह खून से सना चेहरा। रघु होश खो बैठा और साइकिल समेत वहीं सड़क पर गिर पड़ा।